तो ये देखो साउथ अमेरिका, इसका मैप है आपके सामने, आप भी निकाल लीजिए एटलस में। तो पॉलिटिकल बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया था। अच्छा थोड़ा बहुत ठीक है, कोई बात नहीं, फिर देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल मैप में जो इम्पोर्टेंट बात है, आप ये देखिए, इसके अंदर एक बहुत बड़ा कंट्री आपको दिख रहा है, ब्राजील। एक क्वेश्चन तो ये आता ही आता है कि भाई ये ब्राजील की जो बाउंड्री है वो किन कंट्रीज के साथ नहीं लगती है। तो आप साउथ अमेरिका के देख रहे हैं, ज्यादातर कंट्रीज के साथ लग रही है। देखो इधर से कोलंबिया, वेनेजुएला, गियाना, सुरीनाम, फ्रेंच गियाना, ये अलग अलग कंट्री हैं। दो गियाना अलग है, फ्रेंच गियाना अलग है। और देखिए यूरुग्वे, पैराग्वे, बोलीविया, पेरू, सबके साथ लग रही है। दो कौन से नहीं है? चिली नहीं है और इक्वेडोर। तो याद रखना, ठीक है। वैसे लोकेशन आप इसको देख रहे हैं तो ध्यान दिमाग में आ जाएगा कि चिली इस तरफ है और इक्वेडोर भी उस तरफ है। तो एक पॉलिटिकल मैप में ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्या क्वेश्चन आता है, आप इस साउथ अमेरिका से देख रहे हैं, इक्वेटर भी पास हो रही है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, विषुवत रेखा जो आप देख रहे हैं ये इक्वेटर, ये कितने कंट्री से पास हो रही है? तीन कंट्री से। तो ध्यान रहे, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर। इक्वेडोर का नाम ही इससे पड़ा है, इक्वेटर से, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको देखें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये चार कंट्री से पास हो रही है, ब्राजील, पेराग्वे, अर्जेंटीना, चिली। अब देखो यूपीएससी में तो इतना डिप में पूछ लेता है कि इन चारों को आपसे कहेगा ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट भी अरेंज करवा सकता है। पर एचसीएस में इतना डिप में नहीं पूछता है। बस सिंपल वो चार कंट्री दे देगा और बोलेगा किसमें से पास नहीं होती या होती है, कुछ भी ऐसा दे सकता है, ठीक है। अच्छा अब एक एक बात करते हैं इसके सिटीज की और सभी पॉलिटिकल मैप के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ब्राजील से, ठीक है, करें स्टार्ट। देखो अच्छा एक बात और है जो अक्सर पूछ ली जाती है, वो ये है कि अगर आप साउथ अमेरिका का मैप देखो दोबारा से, तो यहाँ से ये देखो कैसे कनेक्ट हो रहा है, किससे कनेक्ट हो रहा है? नॉर्थ अमेरिका से। आपने कुछ नाम सुने होंगे, एक नाम सुना होगा लेटिन अमेरिका। ये क्या है, सुना है? नहीं सुना होगा। अब पता नहीं, वो खैर अलग इशू है, तो अभी समझ देंगे हम। पर लेटिन अमेरिका सुना तो होगा। एक सुना होगा सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। देखिए क्या है, आप अगर मैप को देखेंगे तो ऊपर की तरफ है नॉर्थ अमेरिका, नीचे है क्या? साउथ अमेरिका। ये है आपका साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका कुछ इस तरह से नॉर्थ अमेरिका से कनेक्टेड है से। तो नॉर्थ अमेरिका ये है, साउथ अमेरिका ये है। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखेंगे तो तीन बड़े कंट्रीज है। क्या क्या? एक ये नीचे है जो इसका नाम है मैक्सिको, फिर उसके बाद है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में वैसे ही बता रहा हूँ, ऊपर है कनाडा, पढ़े तो गए ही हम डिटेल में आगे। तो तीन कंट्रीज हैं, इसको कहते हैं नॉर्थ अमेरिका। और ये जो अभी आपके सामने है इसको कहते हैं साउथ अमेरिका। तो जिसमें ये कंट्रीज हैं, ये नहीं आता है, पनामा नहीं आएगा, कोलंबिया और ये सब आएगा। और अब ये जो बीच में कंट्रीज बच गए हैं ये आते हैं सेंट्रल अमेरिका में। तो सेंट्रल अमेरिका में क्या क्या आते हैं? सेंट्रल अमेरिका में आते हैं आपके, देखो कंट्रीज के नाम होंगे, पनामा है, एक अलग से मैप होगा, चलो सेंट्रल अमेरिका को छोड़ो उसको देखेंगे अभी। मैक्सिको के और इसके बीच में ये जो पतला सा लिंक है, इस पर पड़ते हैं ये सारे, ठीक है। समझ रहे हैं? ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, तो ये इधर पड़ने वाले कंट्रीज। तो निकरागुआ है, होंडुरस है, बिलीज है, ठीक है। ऐसे एक अलग से मैप दिया हुआ है सेंट्रल अमेरिका का, आप देख सकते हो उसमें। तो ये सारे कंट्रीज हैं, निकरागुआ, बिलीज, ठीक है। और क्या क्या नाम है, पनामा है, गुटेमाला है, होंडुरस है, कोस्टा रिका है। अब इसको पढ़ेंगे, इसमें एक दो बातें हैं जानने लायक, पर ये सेंट्रल अमेरिका है अभी जो बताने का पर्पस है। ये नीचे साउथ अमेरिका है। अब सवाल है कि लेटिन अमेरिका क्या है? और एक भाषा है लेटिन भाषा, अक्सर आती रहती। तो लेटिन भाषा इसी लेटिन से आई है। और यहाँ पर एक सिविलाइजेशन होती थी, मायन सिविलाइजेशन, मायन सभ्यता। तो वो मायन सभ्यता की भाषा थी लेटिन भाषा। तो इसी से ही ये नाम पड़ गया लेटिन अमेरिका। तो इसके अंदर क्या आता है, ये मैक्सिको को भी जोड़ दीजिए, और मैक्सिको से नीचे तक का ये पूरा क्षेत्र कहलाता है लेटिन अमेरिका। तो लेटिन अमेरिका में क्या क्या आते हैं? उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको देश, पूरा सेंट्रल अमेरिका, और पूरा का पूरा साउथ अमेरिका, ये है आपका लेटिन।
क्योंकि यहाँ एक सभ्यता थी, मायन सभ्यता, इसकी भाषा लेटिन थी, तो इसी नाम से ये पड़ गया है लेटिन अमेरिका। ठीक है, चलिए अब वापस आपके मैप पर चलते हैं। और ये जो लिंक होता है ऐसा, इस लिंक को क्या कहा जाता है? जो ऐसा एक पतला सा जो लिंक आप देख रहे हैं, जो दो बड़े लैंडमास को जोड़ रहा है, क्या कहते हैं इसको? इस्थूमस। ये याद रखिएगा, पूछ लेते। इस्थूमस, हिंदी में भी इस्थूमस बोलते हैं, इंग्लिश में भी। वैसे थल संधि भी कहा जाता है, एक एक शब्द इसका थल संधि भी है, पर इस्थूमस याद रखिएगा क्योंकि इस पेपर में इस्थूमस आता है। और इसके अपोजिट क्या होता है? स्ट्रेट, जल संधि। तो जल संधि तो क्या है? दो बड़े ओशन को जोड़ने वाली, या दो बड़े लैंड मास को अलग करने वाली, भूभाग को अलग करने वाली पतला सा पानी का दरिया, वो जल संधि है, स्ट्रेट है। इसके विपरीत स्थूमस क्या है? दो बड़े भूभाग को जोड़ने वाला पतला सा भू का एक चैनल कहिए, या फिर आप कहिए कि भूभाग, या ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं, दो बड़े किनको अलग करने वाला? भाई इधर पैसिफिक है, प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इस्थूमस दो बड़े लैंडमास को जोड़ने वाली पतला सा एक नैरो लैंड का चैनल, या दो बड़े ओशन को सेपरेट करने वाला, दो महासागरों को अलग करने वाला, पृथक करने वाला, वो भूभाग इस्थूमस कहलाता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल अमेरिका इस्थूमस पे ही बसा हुआ है, इसका नाम ही इस्थूमस ऑफ पनामा है, क्योंकि पनामा देश वहां पड़ता है। ठीक है, तो ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि ये इस्थूमस ऑफ पनामा दक्षिण अमेरिका के किस कंट्री से जुड़ता है? कोलंबिया से। अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि वेनेजुएला ऊपर है तो वेनेजुएला से रहेगा, अभी तो बड़ा आसान लग रहा है एटलस में देख के, पर पेपर में यही कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ध्यान रखना है किससे जुड़ता है? कोलंबिया से। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं साउथ अमेरिका को। जो जो सिटीज इंपॉर्टेंट है पूछे जा सकते हैं, वो ब्राजील में देखिए। तो ब्राजील में यहाँ पर आपको एक सिटी दिख रहा होगा, नाम है मकप्पा। देख लो, निशान लगा लो। ठीक है, मकप्पा। इसको क्या कहा जाता है? रबर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। रबर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ वर्ल्ड, विश्व का ही, तो विश्व का रबड़ आयातक बंदरगाह, अर्थात ये किसके लिए फेमस है? रबर के लिए। अब वैसे तो खैर इसको हम पढ़ेंगे आगे जाकर के ज्योग्राफी में डिटेल में, पर वैसे जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो यहाँ पर एक जो वन पड़ता है, अभी इसमें भी देखेंगे फिजिकल मैप में, ये अमेजोन वन है। और ये अमेजोन वन जो है एक तरह का उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन है। सदाहरित मतलब जो हमेशा हरा भरा रहता हो पूरे साल भर। किंतु हमारे यहाँ के पेड़ कैसे होते हैं? पत्ते झाड़ देते हैं, पर्णपाती हैं, डेसिडियस है, पर वो एवरग्रीन है और डेंस फॉरेस्ट है। तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, सदाबहार वन होता है, वो क्या होता है? रबड़ के पेड़ों के लिए भी प्रसिद्ध होता है, जैसे इंडोनेशिया में मिलता है। तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया सभी रबड़ के बड़े उत्पादक देशों में आते हैं, ऐसे ही ये ब्राजील भी। ठीक है, तो यहाँ पर रबड़ जितना भी प्रोड्यूस होता है यहाँ आता है, यहाँ से दुनिया में भेज दिया जाता है। दूसरी बात, इस मकप्पा को आप देख रहे होंगे, ये किस नदी के मुखाने पर है? किसके माउथ पर है? अमेजोन नदी के माउथ पर है। तो ये सवाल एक इंपॉर्टेंट बनता है और इसको पूछ लेते हैं। कैसे आते हैं? चार आपको ऑप्शन दे देंगे, ऐसे दे देंगे चार शहर। एक शहर का नाम दे दिया जाएगा कोलकाता, एक का नाम दे दिया जाएगा पर्थ, एक का नाम आपको दे दिया जाएगा मकप्पा, और एक कोई और नाम दे देंगे, अभी और देखेंगे आगे। और सामने या आपको इधर ऑप्शन के अंदर नदियों के नाम होंगे। तो कोलकाता किस नदी के मुखाने पर पड़ता है? हुगली मतलब गंगा। ठीक है, तो गंगा होगी या हुगली होगी। ठीक है, और पर्थ ये कल पढ़ा था आपने, स्वान नदी, स्वान रिवर। और मकप्पा देख रहे हैं, अमेजोन। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। मकप्पा अमेजोन नदी के माउथ के ऊपर है। आगे चलते हैं, थोड़ा ऐसे ही क्लॉकवाइज चलते रहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में चल रहे थे। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो एक और आपको सिटी दिख रहा है, बेलहेम, BELEM, बेलेम। ये भी एक रिवर आप देख रहे होंगे, रिवर का नाम है टोकंटिस, दिखा रखी होगी मैप में।
उस टोकंटिस रिवर के माउथ पर है। देखो ढंग से दिखा होगा, टोकंटिस, TOCANTINS, टोकंटिन्स। फिजिकल में देखो, रिवर फिजिकल में होती, मैप पॉलिटिकल में भी दिखा रखी होती है, पर फिजिकल में नाम होंगे, लिखा हुआ है टोकेंटिस। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये टोकेंटिस रिवर फेमस है, मतलब ब्राजील की एक रिवर है। तो रिवर ही पूछ लेते हैं ना कि कौन से कंट्री में है या कंटिनेंट में है, तो कंटिनेंट साउथ अमेरिका, कंट्री ब्राजील, और इसके माउथ पर है बेलहेम। तो बेलहेम तो नहीं पूछेंगे, पर रिवर पूछेंगे, तो रिवर को याद करने के लिए शहर बताया जा रहा है, जिसे दोनों में से कुछ भी याद आ जाए। ठीक है, चलें आगे, थोड़ा और आगे चलिए, और इधर घूम जाइए, एक दो सिटी है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो सारे, पर ऐसे घूमते 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 इधर आएंगे और नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर एक सिटी आपको दिख रहा है, सेल्वाडोर, दिख रहा है। इसको कहा जाता है टूरिस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का पर्यटक शहर, सेल्वाडोर, टूरिस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, तो एक कन्वेंशनली नाम पड़ गया है, ध्यान रहेगा। विश्व का पर्यटक शहर, टूरिस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और आगे चलिए, ऐसे कोस्ट के साथ साथ थोड़ा और आगे चलते जाएंगे, तो एक आपको इंपॉर्टेंट सिटी दिखेगा कहीं, रियो डी जेनरो, बहुत फेमस सिटी है, और यहाँ पर ओलंपिक्स भी हुए थे रिसेंटली में। तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे इवेंट हो जाते हैं, तो वो सवाल बन जाता है पोटेंशियल, रियो डी जेनरो। ठीक है, लार्जेस्ट एग्लोमरेशन ऑफ साउथ हेमिस्फीयर, लार्जेस्ट, एक शब्द मैं लिख रहा हूं, एग्लोमरेशन ऑफ साउथ हेमिस्फीयर। देखो एग्लोमरेशन क्या होता है, एग्लोमरेशन एक ज्योग्राफी का वर्ड है, जिसका मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसको हिंदी में भी एग्लोमरेशन ही कहते हैं, आप लिख लीजिए देवनागरी में, पर पॉपुलेशन डेंसिटी आप समझते हैं, जनसंख्या घनत्व। तो ये एग्लोमरेशन एक टेक्निकल वर्ड है, जिसका मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये वर्ल्ड साउथ हेमिस्फीयर का दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला शहर है, शहर है ऐसा। तो यहाँ की डेंसिटी बहुत हाई है, बहुत लोग रहते हैं थोड़ी सी जगह में। जैसे हम अपने इंडिया की बात करें, तो मुंबई सिटी है, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई है। नहीं, शहर भी बड़ा है, डेंसिटी हाई है तो शहर भी होते हैं, ऐसे मुंबई में मैच भी होते हैं क्रिकेट के, है ना, तो शहर भी बड़ा है। तो ये इसके लिए फेमस है रियो डी जेनरो, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट समिट भी हुई, जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए एक बता दूं, एक को कहा ही जाता है रियो समिट, और इसको अर्थ समिट भी कहते हैं, रियो समिट, रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन। तो ये क्या है, कब हुआ था, बता सकता कोई? 1992, 1992 में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर इसको कहा भी जाता है, इसको एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर UNFCCC, ये समझौता हुआ था, एक CBD, ये समझौते हुए थे। CBD क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए सम्मेलन। UN का मतलब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट कन्वेंशन एंड क्लाइमेट, उसका पूरा नाम है कुछ, आप देखो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, या और भी बोलते, क्या बोलते हैं हिंदी में, अभिसहन, अभिसम। ठीक है, तो ये इसके लिए फेमस है 1992। अब पढ़ेंगे इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, अलग से पढ़ेंगे डिटेल में, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये। अच्छा, और आगे चलें,
थोड़ा और नीचे की तरफ आइए, ऐसे ही हम क्लॉकवाइज घूमते जा रहे हैं। तो एक और आपको सिटी आगे नीचे दिखेगा, साओ पोलो और सेंटोस, दो सिटी दिखेंगे। साओ पोलो थोड़ा अंदर है, सेंटोस कोस्ट के ऊपर है। तो हालांकि ये दोनों सिटियां मिल गए हैं, जैसे कलकत्ता हुगली, ये डायमंड हार्बर अलग शहर है, हुगली या डायमंड हार्बर, कलकत्ता दोनों मिल गए, जो दिल्ली गुड़गांव मिल गया है। तो ये दोनों ऐसे मिल गए हैं, तो साओ पोलो ही जो है उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कॉफी एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ वर्ल्ड, कॉफी एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, विश्व का कॉफी आयातक शहर। कॉफी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ब्राजील है, इससे आप ध्यान रख सकते हैं इस चीजों से। बहुत जैसे ब्राजीलियन कॉफी फेमस भी है। तो यहाँ इस पूरे एरिया में अंदर कॉफी प्रोडक्शन होता है, और ये यहाँ साओ पोलो से ये एक्सपोर्ट किया जाता है वर्ल्ड में। साओ पोलो या सेंटोस एक ही बात है। तो ये आपके सारे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सिर्फ ब्राजील के हैं। इसकी अगर राजधानी देखेंगे तो अंदर है, ब्राजीलिया। ठीक है, राजधानी तो ध्यान रखने ही चीज होती है। और इसके अंदर और ढंग से देखेंगे तो कोई और शहर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो खाली सा ही दिख रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया खाली था। क्यों, उसको पढ़ेंगे हम अभी फिजिकल मैप में, क्योंकि पूरा इसके अंदर घना जंगल है। तो कुछ ट्राइब्स रहते हैं, कबीले रहते हैं, बाकी ज्यादातर जनसंख्या इन्हीं शहरों में रहती। अच्छा, एक और शहर आप ढूंढिए, मानस होगा कहीं इधर बीच में, MANAUS, मानस, इधर मानस। दो नदी आके मिल रही हैं, निग्रो और अमेजोन, उनके कॉन्फ्लुएंस के ऊपर है, जहाँ दोनों आके मिल रही हैं। तो ये मानस जो है, इसको बस ज्यादा कुछ नहीं, वैसे ही ध्यान रखना, एक सिटी है मानस, वैसे नहीं पूछेंगे। हालांकि ये रबड़ के प्रोडक्शन के लिए फेमस है, प्रोड्यूस यहाँ होता है, उत्पादन यहाँ होता है, और इस अमेजोन नदी के द्वारा यहाँ भेज दिया जाता है मकप्पा, और फिर मकप्पा से पूरी दुनिया में जाता है। प्रोड्यूसर यही है, क्योंकि पूरा फॉरेस्ट है इसके आसपास। तो रबड़ की ज्यादातर जो प्लांट है, फैक्ट्री है, वो सब यही है। अच्छा, आगे नीचे की तरफ चलते हैं, ब्राजील के बाद आगे आगे आपका यूरुग्वे। यूरुग्वे की राजधानी आप देख रहे हैं मोंटेविडियो। तो एक कोस्ट के ऊपर है, बस इतना ध्यान रखना है। और नीचे आइए, तो अगला शहर क्या दिख रहा है आपको, अर्जेंटीना, सॉरी कंट्री, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी भी आप देख रहे हैं ब्यूनस आयरस, वो भी इधर है। और इन दोनों के बीच में ये जो पानी दिख रहा है, इसको क्या लिखा हुआ है फिजिकल मैप में, रियो डी ला प्लाटा लिखा हुआ है। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का सबसे न्यूनतम, सॉरी सबसे गहरा स्थान। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का सबसे गहरा बिंदु या स्थान। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा था? हाँ, भूलो मत भाई, याद रखते चलो, पीछे की जो पूछता जाऊंगा मैं तो याद आते जाएंगे। एक लेक थी, दो ही लेक पड़ी थी आप, लेक आइयर। ठीक है, वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। आप क्या बोल रहे थे, माउंट कुसिस्को, वो हाईएस्ट है। वो क्या है, हाईएस्ट है। अब इसका हाईएस्ट आएगा, हम देखेंगे। अच्छा, जो अर्जेंटीना है, इसके अंदर एक दो शहर और फेमस है। क्या क्या फेमस है, एक आपको सिटी दिख रहा होगा रोजेरियो, यहाँ पर बिल्कुल बीच में से देखिए। और एक और थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको सिटी दिख रहा होगा बाहिया ब्लैंका, ये कोस्ट के ऊपर है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है यहाँ। मिल गए दोनों सिटी। इनके बीच का ये जो पूरा एरिया है, इसको कहा जाता है व्हीट क्रिसेंट ऑफ द वर्ल्ड, व्हीट क्रिसेंट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो एक पूरा मतलब चंद्राकार, क्रिसेंट का मतलब होता है चंद्राकार। तो एक चंद्राकार क्षेत्र है, क्रिसेंट टाइप का, ऐसे जो हमने आपने पढ़ा भी था बेसिक ज्योग्राफी में, क्रिसेंट मून। तो वो क्रिसेंट टाइप का ऐसा एक एरिया है, जो विश्व में गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल आ जाते हैं कभी कभी। क्यों है, ये अन्य बात है, किस लिए है, क्योंकि यहाँ भी एक टेम्परेट ग्रासलैंड पड़ता है, शीतोष्ण घास का मैदान। और उसका क्या नाम है, पंपास। फिजिकल मैप में देखेंगे अभी, पंपास। ऑस्ट्रेलिया में क्या नाम था, डॉन्स। तो ये सवाल मैचिंग में भी आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो घास भूमि है, घास का मैदान है, टेम्परेट, शीतोष्ण कटिबंधीय, उसका नाम था डॉन।
ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान दक्षिण अमेरिका का क्या कहलाता है, पम्पास। और वहां भी हमने जाना था कि ये जो घास के मैदान होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, ये वीट प्रोडक्शन के लिए फेमस होते हैं, बहुत ज्यादा वीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर सिटीज का नाम अगर देखेंगे तो यहाँ एक बिल्कुल दक्षिण में यहाँ सिटी दिख रहा होगा, उशिशिया, दिख रहा है, बिल्कुल साउथ में देखोगे तो देखो मिलेगा, उशिशिया, मिल गया सभी को। तो ये जो सिटी है, ये क्या है बेसिकली, लॉन्चिंग स्टेशन फॉर अंटार्कटिका, क्योंकि इसके बिल्कुल नीचे अंटार्कटिका आ जाता है। तो अंटार्कटिका के जो जाने के लिए जो लॉन्च होता है वो यही है, उशिशिया। आप हिंदी इंग्लिश में भी लिख लीजिए, लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ अंटार्कटिका। क्या बोलते, प्रक्षेपण केंद्र, केंद्र। लॉन्च को प्रक्षेपण ही बोला जाता है ना। प्रक्षेपण केंद्र। अच्छा, और आगे चलते हैं, थोड़ा सा इधर घूम के आ जाइए तो अगला कौन सा देश आ गया, चिली। यहाँ एक सिटी आपको दिख रहा होगा नीचे, पुंटो एरिनास, दिख रहा है, लिखा होगा पुंटो एरिनास, निशान लगा लो उसके। सदर्न मोस्ट हैबिटेबल सिटी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का अ, दक्षिणी आवासीय शहर, दक्षिणतम आवासीय शहर, सदर्न मोस्ट हैबिटेबल सिटी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का दक्षिणतम आवासीय शहर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में या पूरी दुनिया में ही कहिए, क्योंकि इसके नीचे आपका अंटार्कटिका है, वहां तो कोई रहता नहीं है, तो एक यही शहर है जहां पर कुछ जनसंख्या रहती, इसके नीचे कोई आबादी रहती ही नहीं है, आवासी नहीं है। ये एक वैसे उसी से स्टेशन बनाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा और घूम जाइए इधर की तरफ, ऐसे ऐसे ही चलते जाइए क्लॉकवाइज। तो कहीं यहाँ पर दिया होगा आपको एक यहाँ इसमें तो नहीं दिया हुआ इस वाले एटलस में, तो एक विलिंगटन आइलैंड होगा कुछ ऐसे। हाँ होगा, देखो इसमें नहीं है, इसमें होगा आपके एटलस में दिया। ये क्या लिखा है, ये ना, हाँ यही है, ग्रेट वेलिंगटन। ये जो आइलैंड है, यहाँ पर फास्टेस्ट विंड स्पीड ऑफ द वर्ल्ड इज रिकॉर्डेड, फास्टेस्ट विंड स्पीड ऑफ द वर्ल्ड इज रिकॉर्डेड। तो विश्व की तीव्रतम पवनें यहाँ दर्ज की गई हैं। बहुत तेजी से यहाँ हवाएं चलती हैं, पवनें चलती हैं। क्यों, क्योंकि हम इसको समझेंगे क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, जब वहां पर हम अलग अलग तरह की पवनों की बात करेंगे। तो एक तरह की विंड्स होती है जिनको वेस्टर्ली कहा जाता है। ठीक है, तो वो जो वेस्टर्लीज है उसकी एक फ्यूरस 60 एक विंड है, उसको यहाँ ब्लो करते हैं, तो अलग बात है, क्लाइमेटोलॉजी में समझेंगे डिटेल में, बस अभी ये जानकारी के लिए है। और आगे चलिए क्लॉकवाइज चलते जाइए, नीचे चिली में कोई शहर ही नहीं है क्योंकि बिल्कुल दक्षिण में है। थोड़ा घूमते जाइए तो राजधानी पे आ जाइए, सेंटियागो। क्या सेंटियागो कोस्ट के ऊपर है, नहीं अंदर है। कोस्ट के ऊपर क्या है, वेलपराइजो, एक सिटी दिख रहा होगा आपको, वेलपराइजो। ये वेलपराइजो से लेकर के ब्यूनस आयरिस तक ऐसे एक रेलवे लाइन बिछाई गई है, वेलपराइजो से लेकर के ब्यूनस आयरिस तक, किसकी राजधानी, अर्जेंटीना की, एक रेलवे लाइन बिछाई गई है। तो ऐसी रेलवे लाइन जो पूरे के पूरे महाद्वीप को, कंटिनेंट को क्रॉस करती है, ऐसी रेलवे लाइन को क्या कहते हैं, ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे लाइन, ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे लाइन। ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे लाइन मतलब पूरे कंटिनेंट को जो क्रॉस करती है, और ये दो देशों को जोड़ रही है। तो आपसे सवाल ये पूछ लिया, ट्रांस कंटिनेंटल मतलब पूरे कंटिनेंट को क्रॉस कर रही हो, और कौन से कंटिनेंट को क्रॉस कर रही है, कौन से कंटिनेंट में, साउथ अमेरिका में। तो इससे पहले साउथ अमेरिका आप लिख सकते हैं, साउथ अमेरिकन ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे लाइन। तो ये सवाल आ जाता है कि जो दक्षिणी अमेरिका की जो ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे लाइन है, ये किन दो कंट्रीज को जोड़ रही है।
चिली और अर्जेंटीना। अब फिजिकल मैप में देखिए एक बार, यहाँ पर कैसा रीजन आपको दिख रहा है? ब्राउन कलर दिख रहा है पूरे ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट पर, पश्चिमी तट के पूरा ब्राउन। ब्राउन कलर का मतलब क्या होता है? माउंटेन। तो यहाँ भी एक पर्वत श्रृंखला है जैसे आपके ऑस्ट्रेलिया में थी, और इस माउंटेन का क्या नाम है? एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। माउंट एवरेस्ट उसके ऊपर एक चोटी है, और हिमालय हिमालय पर है, तो हिमालय सबसे ऊंची है, सेकंड हाईएस्ट है। तो इतने हाई माउंटेन को अगर रेलवे लाइन बिछा रहे हैं तो बीच में क्या होगा? एक पास होगा। हिंदी में उसे कहते हैं दर्रा। दर्रा कहते हैं। तो पास होगा। आपकी फिजिकल मैप में देखिए क्या नाम लिखा है उस पास का? उस पलाटा। उस पलाटा पास लिखा हुआ है फिजिकल मैप में, इसी लोकेशन पर जहां आप वेल प्राइज जो देख पा रहे हैं। उस पलाटा दर्रा पास। अभी नहीं काम करने दो प्लीज, किसी और सीमा को ले लो ना यार। उधर देखो हो गया? कंप्यूटर टीचर नहीं उस रूम मिला, में कोई बात मैडम। नहीं, लिख लीजिए। हो सकता है एटलस में ना हो, आप लिख लीजिए उसको, उसी के आसपास निशान लगा लीजिए। वैसे जो दर्रे होते हैं, उन दर्रों का कैसा सिंबल होता है? ये सिंबल होता है ज्योग्राफी में, ऐसे सिंबल से दिखाते हैं। तो आप ऐसा करिए, एटलस में ऐसा सिंबल बना करके लिख लीजिए, उस पलाटा दर्रा, उस पलाटा पास या दर्रा। ठीक है। ठीक है, दोबारा देखते हैं मैप को। और आगे देखिए, चिली में और आगे चलते जाइए, आपको एक सिटी मिलना चाहिए, उसका नाम है चिक्वाको माटा। नहीं मिला? और सिटी ढूंढने की कोशिश करिए। अरिका, इक्विक्यू, ये कोई सिटी दिए हुए? अरिका, इक्विक्यू। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में देखो, बिल्कुल यहाँ पर लिखा है अरिका, उसके नीचे है इक्विक्यू, है कि नहीं? और यहाँ नीचे होना चाहिए इधर, सिटी का नाम है चिक्वाकुमाटा, इसमें तो नहीं दिया है, किसी एटलस में आपके में भी नहीं दिया। कोई बात नहीं, लिख लीजिए। चिक्वाकुमाटा। थोड़ा अजीब सा नाम दिख रहा है, पर ये ऐसे अजीब से नाम एग्जाम में बहुत जल्दी पकड़ में आते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो ये चिक्वाकुमाटा किसके लिए फेमस है? लार्जेस्ट कॉपर माइनिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा कॉपर उत्पादक केंद्र। तो सब सबसे ज्यादा कॉपर का प्रोडक्शन वर्ल्ड में इसी एरिया में होता है। कॉपर क्या है? एक मेटल है ना। ठीक है। वो एक सिटी का नाम आप पहले पढ़े हैं ऑस्ट्रेलिया में, वियप्पा, ये किसके लिए फेमस है? कल पढ़ा तो था। देखा करो, देख लिया करो तुरंत, देखोगे तो याद रहेगा। बॉक्साइट, ये किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट। तो ये विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक केंद्र है, प्रोडक्शन सेंटर है। ऐसे चिकुआको माटा विश्व का सबसे बड़ा कॉपर प्रोडक्शन सेंटर है। ये ऑस्ट्रेलिया में था, ये कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका ध्यान रखे, बहुत है नहीं, चिली याद होना चाहिए आपको। ठीक है। एक सिटी आपने वहां ऊपर देखा था, अरिका, ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान, या शुष्कतम, विश्व का शुष्कतम स्थान, ड्राई, शुष्क है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ एक मरुस्थल पड़ता है, वो विश्व का ही सबसे शुष्कतम मरुस्थल कहा जाता है। नाम है, मरुस्थल कौन सी मैप में मिलेंगे? एटले ये किस में मिलेंगे आपके? डेजर्ट फिजिकल में मिलेंगे ना, तो ढूंढो।
एक नाम लिखा होगा देखो, आटाकामा लिखा हुआ है, याद रखना है। अभी फिजिकल में भी देखना है इसको दोबारा, पर अभी देख लिया है तो बहुत अच्छा है। नाम है आटाकामा। आटाकामा डेजर्ट, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट किस कंट्री में है या किस कंटिनेंट में साउथ है? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया में, कल पढ़ा था। ऑस्ट्रेलिया में है आपके गिब्सन, शिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया, सैंडी, ये सारे ऑस्ट्रेलिया में है। आटाकामा साउथ अमेरिका में और चिली में पड़ेगा। 177। और इक्विक्यू सेकंड ड्राइस्ट प्लेस बोलते हैं इसको, बस वैसे नाम के लिए मैंने बता दिया। तो ये पूरा का पूरा शुष्क क्षेत्र है। अच्छा, इन दोनों सिटीज को क्या कहा जाता है? घोस्ट टाउन भी कहते हैं। हाँ, अरिका और इक्विक्यू को घोस्ट टाउन, भूतिया नगर। और ये पूछ लिया जाता है कि भूतिया नगर किसे कहते हैं, तो तीन चार ऑप्शन दे देते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन तो यही देते हैं कि जहाँ भूत रहते हैं। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, मेटाफिजिकल चीज है भूत तो घोस्ट टाउन किसको कहा जाता है ज्योग्राफी की लैंग्वेज में? ऐसे टाउन विच आर अबेंडन्ड बाय द हैबिटेंट्स, जो लोगों ने छोड़ दिए हैं। पहले कभी रहते थे पर अब उनको छोड़ दिया है। तो पहले कभी किसी मकसद से रहते होंगे, और अब छोड़ क्यों दिया? तो छोड़ इसलिए दिया कि वो शहर रहने लायक नहीं है। रहने लायक किस वजह से नहीं हो सकता? कि वहाँ की जलवायु बड़ी कठिन है। जैसे आप मान लो रेगिस्तान में, मरुस्थल में जाके रहने लगे, क्यों रहेंगे? जब अच्छा मिल रहा है रहने को दिल्ली में, तो कोई क्यों जाके रहेगा मरुस्थल? पर मरुस्थल में तेल निकल आए मान लो, तो वहां पर क्या होगा? फंस जाएगा कि नहीं शहर? वो फिर तेल खत्म हो जाएगा तो फिर छोड़ के वापस आ जाएंगे सारे। तो ऐसे ज्योग्राफी में ऐसे सिटीज को कहते हैं घोस्ट टाउन, भूतिया नगर, जो पहले कभी बसे हुए थे, आबाद थे, पर अब उनको छोड़ दिया गया है। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये कॉपर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा निकल प्रोडक्शन के लिए भी फेमस है। निकल, क्रोमाइट प्रोडक्शन के लिए भी फेमस है। नहीं, हाँ यार, ये का एक वीक, पहले तो यहाँ प्रोडक्शन होता था, अब नहीं होता। तो ये भी आप जानते हैं, निकल क्रोमाइट, ये भी दोनों क्या है? मेटल। निकल और क्रोमाइट प्रोडक्शन के लिए डेजर्ट का जो क्षेत्र होता है, वो विशेषकर इन तीनों मेटल से प्रोडक्शन में फेमस होता है। जैसे आपके आपके इंडिया में कौन सा मरुस्थल पड़ता है? थार का मरुस्थल। तो वहां पर एक बहुत प्रसिद्ध शहर है राजस्थान में, जो इंडिया का ही सबसे बड़ा किसी जमाने में और अब भी है, कॉपर प्रोडक्शन के लिए फेमस होता था। अब तो खैर बंद हो गया है। अब तो हरियाणा के हैं ज्यादातर, आपको पता होना चाहिए, आपके पास ही है। दक्षिणी हरियाणा के पास पड़ती है एक जगह, खेतड़ी, है ना? तो वो फेमस है इंडिया में कॉपर प्रोडक्शन के लिए। समझ रहे हैं? तो कॉपर मिलेगा ही डेजर्ट में, तो ये वर्ल्ड का ही सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसिंग एरिया है, चिक्वाकोमाटा। और ये दोनों शहर आप देख रहे हैं, निकल क्रोमाइट। चले आगे, आगे चलिए, और एक क्लॉकवाइज। तो आगे आप कंट्री देख रहे हैं, क्या है? पेरू। तो पेरू के अंदर ऐसी कोई विशेष स्थान नहीं है, बस इसकी आप राजधानी देख सकते हैं। क्या नाम है राजधानी का? लीमा। राजधानी का नाम है लीमा। देखो, पीसीएस वाले कभी कभी ऐसे सवाल भी रेज कर देते हैं कि कैपिटल सिटी को मैच करवा लेते हैं कंट्री से। हालांकि वो बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। वो उनको पूछना वो कंट्रीज चाहिए जो न्यूज में चलते हैं। पर पीसीएस वालों को कोई भरोसा नहीं, कुछ भी बना देते हैं क्वेश्चन, तो पता रहने चाहिए राजधानियां भी। और आगे चलते हैं। पेरू के बाद अगला कंट्री आपको दिख रहा है, इक्वेडोर। तो इक्वेडोर की राजधानी क्यूटो आप देख रहे हैं। पर एक सिटी आपको मिलना चाहिए, ग्वायाक्विल, कोस्ट के ऊपर है, इसमें अंदर दिखाया हुआ है कोस्ट के ऊपर वो, GUAYAQUIL, गैक्विल मिल गया। तो ये जो गैक्विल सिटी है, इसको कहा जाता है पर्ल ऑफ पैसिफिक। पर्ल ऑफ पैसिफिक, प्रशांत महासागर का मोती। पर्ल ऑफ पैसिफिक, प्रशांत महासागर का मोती। ठीक है। और यहाँ पर देखो, इस एटलस में नहीं दिखाया है, पर यहाँ पर एक आइलैंड होना चाहिए, होगा, देखो देखोगे तो
हाँ, गालापागोस नाम होगा ऐसा। क्या है गालापागोस? दिया हुआ है। ये बहुत फेमस एक तरह का द्वीप है, आइलैंड है। और किसके लिए फेमस है ये? लार्जेस्ट एरियल डाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड। एरियल का मतलब यहां पर हो गया बर्ड्स। विश्व का सर्वाधिक पक्षीय विविधता वाला शहर। लार्जेस्ट एरियल डाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड, विश्व का सर्वाधिक पक्षी विविधता वाला शहर या स्थान। तो बहुत अलग अलग तरह के बर्ड्स यहाँ पर मिलते हैं। अच्छा, डार्विन ने एक थ्योरी दी थी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो वो जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी डार्विन ने इसी आइलैंड पे दी थी। और यहाँ एक विशेष प्रकार की चट्टान भी मिलती है, गुआनो। गुआनो नाम की चट्टान मिलती है, रॉक मिलती है। जिसको हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। बट ये नाम याद रखिएगा, गुआनो। गुआनो नाम के कभी पक्षी हुआ करते थे यहाँ। तो वो पक्षी अब तो लुप्त हो गए हैं। पर उन पक्षियों की जो ड्रॉपिंग्स होती है, मतलब उनका वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। तो इतना टॉक्सिक होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो वो ड्रॉपिंग्स जो उनकी वेस्ट प्रोडक्ट है, ऐसे इकट्ठा होता 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 ऐसे चट्टानों में बदल गया कई सदियों में, 10,000 20,000 सालों में, धीरे 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 धीरे। तो ये चट्टान, गुआनो नाम की चट्टान, केवल और केवल इसी स्थान पे मिलती और कहीं नहीं मिलती। तो नाम ही उस वर्ड के बाद में इस रॉक का गुआनो रॉक पड़ गया है, गुआनो चट्टान। ठीक है, आगे आप देख रहे हैं अगला कंट्री है कोलंबिया। तो कोलंबिया की कैपिटल सिटी आप देखते हैं, कार्टा बगोटा, बगोटा। अच्छा, यहाँ का एक लेक होनी चाहिए वेनेजुएला में, और वेनेजुएला में। वो फिजिकल मैप में देखो, क्या नाम है लेक का? हाँ, लेक माराकाइबो। अच्छा, अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है, बस हो गया। लेक माराकाइबो मिल गई। तो ये जो लेक माराकाइबो है, ये किसके लिए? पेट्रोल प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, कच्चे तेल उत्पाद के लिए। और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में आपने जगह देखी थी, क्या नाम था उसका? एलिस स्प्रिंग, था कि नहीं? बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच यहाँ पर था, एलिस स्प्रिंग। जगह का नाम एलिस स्प्रिंग, है ना, ऑयल प्रोडक्शन के लिए। तो ऑयल के लिए बहुत कम लोकेशन है। तो एक वेनेजुएला एक इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग कंट्री है ऑयल का। और इंडिया की जो एक कंपनी है उसका नाम है ओएनजीसी। पहले ये ओएनजीसी अकेली होती थी, पर अब इसकी एक और कंपनी बन गई है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। तो विदेश लिमिटेड ओएनजीसी की वो ब्रांच है जो फॉरेन कंट्रीज में जाकर के तेल निकालती। तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड यहाँ से तेल निकालती, वेनेजुएला से। दो तीन ही जगह है जहाँ से हमारी ओएनजीसी बाहर में तेल निकालती है। रशिया में है, जापान में है, और एक यहाँ वेनेजुएला में है। तो इस लेक का नाम याद रखना है। और वेनेजुएला फेमस फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे ही आगे आएंगे तो, और वेनेजुएला में कुछ इंपोर्टेंट सिटी ऐसे नहीं है। थोड़ा और आगे आएंगे तो गेना, गेना में कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट सिटी, एक ही इसकी राजधानी देखिए, जोस टाउन। फिर सूरीनाम आ जाता है, उसकी राजधानी है पैरामाराइबो। तो कुछ नहीं, बंदरगाह है और वैसी कोई विशेषता नहीं। पर एक और आगे कंट्री देखेंगे तो फ्रेंच गियाना दिख रहा है, उसकी राजधानी देख रहे हैं, साइने। मिल गई। तो फ्रेंच गियाना क्यों है? क्योंकि अभी भी फ्रेंच का ये एक कॉलोनी है, फ्रेंच ने अभी इसको छोड़ा नहीं है। और इसकी ये जो कैपिटल सिटी दिख रही है साइने, ये फेमस है। ये किस लिए फेमस है? इट इज ए सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन संघ का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र
सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ यू मीन्स यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन संघ का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र इंडिया का कौन सा है? श्रीहरिकोटा, अखबारों में आता रहता है ना, पढ़ते होंगे। श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट रिलीज होते हैं है ना। और कहाँ पड़ता है श्रीहरिकोटा? इंडिया के मैप में देखेंगे जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इधर पड़ता है, ठीक है। श्रीहरिकोटा एक आइलैंड है, द्वीप है इस कोने के ऊपर, ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर। और आप इसको देख रहे होंगे तो ये भी ईस्ट कोस्ट के ऊपर है। अभी नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे तो वहां भी हम लोग देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो यूएसए है, एक बड़ा देश है, तो यूएसए के अंदर इधर ही पड़ती है फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा और मूवीज में भी देखते होंगे, तो फ्लोरिडा जो है वो वहाँ का लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है। अब सवाल एक ये भी उठता है कि भाई सब देश आजाद हो गए, इसको क्यों नहीं फ्रेंच छोड़ रहा है? क्योंकि लॉन्चिंग स्टेशन के लिए। और मैं जो अभी पिछले वाले उसमें आपको दिखा रहा था, उसका दिखाने का मकसद ये है कि ज्यादातर सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन या सभी कौन सी कोस्ट पर होते हैं? ईस्ट कोस्ट पर, पूर्वी तट पर होते हैं। और ऐसा क्यों? अर्थ ईस्ट टू वेस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो हम अगर सैटेलाइट को इसी दिशा में फेंकेंगे तो अपथ्रस्ट लगता है, न्यूटन का सेकंड लॉ, अपथ्रस्ट, ठीक है। तो एक अपथ्रस्ट लगता है, एक धक्का लगता है ऊपर से, तो अर्थ की रोटेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो सैटेलाइट की लॉन्चिंग है वो आसान रहती है, इसलिए ईस्ट कोस्ट पर होते हैं। दूसरा क्या, ज्यादातर जो अच्छा यूरोप जो है उसका तो ईस्ट कोस्ट है ही नहीं, हमने देखा ना, वो तो ईस्ट वेस्ट ही कोस्ट पड़ता है, ईस्ट में तो एशिया आ जाता है। इसलिए उसने इस कंट्री को कब्जा रखा है। क्यों वेस्ट पे बना ले, यहाँ बना ले मुंबई में, मुंबई बढ़िया शहर है, अच्छी यहाँ पर फैसिलिटीज हैं। एक नया शहर ही क्यों बनाना पड़ा श्रीहरिकोटा? यहाँ बना लेते, यहाँ से फेंक दो, क्या दिक्कत है? भाई वेस्ट टू ईस्ट ही तो फेंकना है, तो इधर ऐसे फेंक देते। कुछ गड़बड़ होगी तो हाँ वहां से ऐसे नीचे गिर जाएगा, है कि नहीं? ऐसे मुंबई में गिर जाएगा उद्धव ठाकरे के ऊपर तो ऐसा होता है इधर, इसलिए नहीं बनाते इधर, ईस्ट कोस्ट पे इसलिए बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही जो मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन होते हैं वो भी ईस्ट कोस्ट पे होते हैं। इंडिया का इधर पड़ता है मिसाइल, व्हीलर आइलैंड, उसका नाम बदल के अब कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, बालासोर एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पड़ता है, पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। तो ये इसीलिए आपका इधर फ्रेंच का अभी भी कब्जा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हम ईस्ट कोस्ट पर जब बना रहे हैं तो इंडिया में थोड़ा ऊपर बना लेते, इधर और कहीं बना लेते हो, या नीचे क्यों बनाया? और इन ये भी देख रहे हैं आप विषुवत रेखा के बहुत नजदीक है कि नहीं, इतना ही दूर है। तो ज्यादातर सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कोशिश किए जाते हैं कि भाई इक्वेटर के आसपास हो। पर कोई देश बहुत ही दूर है, रशिया बहुत दूर है, तो वो उसके बाद मजबूर ये नहीं बना सकता हो। पर जो इक्वेटर के पास बना सकता है या नजदीक बना सकता है तो बनाने की कोशिश करता है, क्यों? विंड का फैक्टर नहीं है। विंड जो चलती हैं, पवनें जो चलती हैं वो नीचे के एटमोस्फेयर में चलती हैं, और सैटेलाइट हमारा बाहर जाता है, वो स्पेस में जाता है, तो विंड का इम्पैक्ट रहेगा तो नीचे ही रहेगा, ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं रहता। ग्रेविटेशन, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे ज्यादा न्यूनतम कहाँ होगा? इक्वेटर के ऊपर। ये हमने पहले भी सब पढ़ा होगा है बेसिक ज्योग्राफी में, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है अर्थ की शेप की वजह से, है कि नहीं? जो आपकी पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? जियोइड। तो जियोइड आकार के वजह से कुछ इस प्रकार की अर्थ बन जाती, यहाँ से उभरी हुई इधर चपटी थोड़ी। तो ये लोकेशन नजदीक है, ये दूर है, और दूरी पर निर्भर करता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, करता है कि नहीं करता? जो जी इज इक्वल टू m1 m2/r², ऐसे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है एफ जी, इसको एफ जी लिखा जाना चाहिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम, तो इसलिए इक्वेटर के आसपास होते हैं। तो ये आपके पॉलिटिकल मैप के बारे में। फिजिकल देखें, चलो फिजिकल देखते हैं। अच्छा, बीच में जो कंट्री दिख रहे हैं आपको, बोलीविया और पेराग्वे, ये दोनों लैंडलॉक कंट्री हैं, ये भी हमने कल जाना था। बाकी सभी तट पर पड़ते हैं, मैरीटाइम बाउंड्री दो की नहीं है, बोलीविया और पेराग्वे। तो इसकी राजधानी आप देख सकते हैं लापाज, पेराग्वा की देख सकते हैं
ये लिखा हुआ है ना, असेंशियन, असेंशियन। तो और कोई इंपोर्टेंट सिटी यहाँ नहीं है। फिजिकल मैप, फिजिकल मैप, फिजिकल मैप दिख रहा है? हाँ देखिए फिजिकल मैप में, तो आप अगर इसको देख रहे होंगे तो पूरा का पूरा जो आपका वेस्ट कोस्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ऐसे आपको ब्राउन कलर से दिखाया हुआ है। तो कैसा है, एक ये माउंटेन है और रेंज में है। तो ये क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है। और इस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है, एंडीज। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय के बाद। तो आप इसको देख सकते हैं, पूरे वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, इन सभी के सभी देशों के अंदर ही है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ चोटियां पड़ती हैं, बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। एक एक करके ढूंढते हैं उनको और अपनी एटलस में ढूंढिए। जहाँ इक्वेडोर है वहां पर होना चाहिए एक पीक का नाम, ढूंढो, चिम्बोराजी है कि नहीं? एक और होगा पीक का निशान, आप जानते ही हैं कैसा होता है, ट्रायंगुलर। एक होगी कोटोपैक्सी, थोड़ा सा ऊपर देखो, चिम्बोराजी से ऊपर की तरफ, चिम्बोराजी नीचे है, कोटोपैक्सी थोड़ा ऊपर है। ये यहाँ पर है चिम्बोराजी, कोटोपैक्सी इसमें नहीं दिखा रखी है पर है थोड़ा सा ऊपर, और नाम है कोटोपैक्सी। तो ये जो कोटोपैक्सी है, ये क्या है, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, हाँ कोटोपैक्सी, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, उस उच्चतम सक्रिय ज्वालामुखी विश्व का ही, वर्ल्ड का। अब यहाँ एक तो हाइट है, हाइट के ऊपर है। सवाल उठता है एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, हम इसको पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में। पर अभी के लिए इतना जानिए कि एक ऐसा ज्वालामुखी जो हमेशा जीवित रहता है, जिसमें से हमेशा लावा निकलता रहता है। ज्वालामुखी में से जो चीज निकलती है बाहर, उसको लावा कहते हैं। तो लावा हमेशा निकलता रहता है। तो इस लावा के निकलने के आधार पर तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। एक होता है एक्टिव वोल्केनो, एक को कहते हैं डोरमेंट वोल्केनो, एक को कहते हैं डेड वोल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी, एक आपका जो डोरमेंट वोल्केनो है उसको कहते हैं स्लीपिंग ज्वालामुखी, कभी कभी फटने वाला, सोया हुआ ज्वालामुखी। और डेड वोल्केनो मृत ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी। तो डोरमेंट कभी कभी फटने वाला, डेड पहले कभी फटता था, अब नहीं फटता, फट सकता है। ठीक है, उसके नीचे मैग्मा का या लावा का स्रोत खत्म हो गया, क्यों हो गया अन्य बात है, हम इसको अलग से पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड का ही हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है। सवाल आता ही आता है, निश्चित रूप से आता है। किस कंट्री में है, साउथ अमेरिका में है कंटिनेंट। कंट्री इक्वेडोर पड़ता है वैसे आप देखेंगे तो। पर आपको जो याद रखना है वो पर्वत श्रृंखला को याद रखना है, क्योंकि वो चोटियों को पर्वत श्रृंखला से मैच करवाते हैं। कोटोपैक्सी कौन सी श्रृंखला है, एंडीज। हरी बात समझ। चिम्बोराजी जो नीचे दिख रहा है, चिम्बोराजी, ये क्या है, सेकंड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का दूसरा उच्चतम सक्रिय ज्वालामुखी। हाँ हाइट ज्यादा है। नो सॉरी, ये इसको चिम्बोराजी क्या है, सेकंड हाईएस्ट नहीं, इट इज हाईएस्ट डोरमेंट वोल्केनो। इसको ठीक कर लो, चिम्बोराजी हाईएस्ट डोरमेंट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। वो ठीक कर लीजिए, उल्टा बोला गया, हाईएस्ट डोरमेंट वोल्केनो, विश्व का उच्चतम सुप्त ज्वालामुखी। तो ये सुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, और नीचे चलिए, और ऐसे नीचे की तरफ आएंगे, ऐसे नीचे की तरफ आएंगे तो कुछ आपको और चोटियां मिलनी चाहिए।
जैसे आपको मिलेगा अल-मिस्ती, एंटोफगास्ता, ओजास डेल सलाडो, अकांकागुआ, कुछ मिल रहा है? एक मिस्ती मिल रहा है, पर निशान लगाते चलो, याद रखना चाहिए आपको। मिस्ती, एक अकांकागुआ, और नीचे चलो, चिली, अर्जेंटीना में पड़ेगी वैसे ये, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर दिख रहा होगा, अकांकागुआ मिला। ये है हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की उच्चतम चोटी, अकांकागुआ, यहाँ नीचे है। अकांकागुआ, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। और बीच में मैंने एक और बोला था, ओजास डेल सलाडो, मिलना चाहिए, मिल गया, यहाँ लिखा हुआ है ओजास डेल सलाडो नाम है। तो ये कुछ चोटियों के नाम है जो आपको याद रहने चाहिए। हालांकि ये ओजास डेल सलाडो, मिस्ती, ये नहीं पूछे जाते हैं। पूछे जाने वाले ये 4 ही चोटियां हैं, चिम्बोराजी, कोटोपेक्सी, अकांकागुआ, ठीक है, 3 ही है। तो ये हाईएस्ट पीक है किसकी? साउथ अमेरिका की। क्या हाइट है देखो, 6,959, ऐसे ही लिखा है ना। जो भी है, अलग अलग एटलस में अलग अलग होता है, 69 ऐसे आगे कुछ होगा। हाँ 6960, या इसके अंदर 6959 लिखा है, कुछ कुछ अलग अलग, थोड़ा फिगर वेरी करता है। पर हमारे यहाँ पर देखो कि हिमालय में तो 8,000 मीटर से ऊपर बहुत चोटियां हैं। तो हिमालय 8 किलोमीटर से भी ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट तो कितनी, 8,848, अभी न्यूज में चल रहा था। तो लगभग लगभग 9 किलोमीटर के आसपास हो गया, किंतु ये देखो 7। तो ये भी ऊंचा है पर हिमालय से नीचा है। अच्छा, अब सवाल आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि भाई इसके ऊपर की चोटियां ऐसे कैसे बन गई कि हाईएस्ट डोरमेंट वोल्केनो बन गया, हाईएस्ट आपका एक्टिव वोल्केनो बन गया। क्या हिमालय की चोटियों में कोई ऐसी नहीं है कि जो सक्रिय ज्वालामुखी हो? कोई नहीं है। हिमालय के अंदर सभी के सभी कैसे हैं? मृत ज्वालामुखी, डेड वोल्केनो है भी नहीं। वोल्केनो वो अलग तरीके से बने हैं, पर वहां पर कोई मैग्मा का स्रोत नीचे नहीं है। यहाँ अभी भी मैग्मा का स्रोत है। जियोमॉर्फोलॉजी में, प्लेट टेक्टोनिक्स में बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। प्लेट विवर्तनिकी जिसे कहते हैं, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको कुछ पीक्स हैं जो इसमें ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके अलावा अब एक लेक को देखते हैं साउथ अमेरिका में, व्हाइट कलर में दिखनी चाहिए बिल्कुल ही, इधर कहीं इस एरिया में देखो कहीं होगा, लेक टीटीकाका, देखो कहीं लिखा है, लेक टीटीकाका, मिल गया। हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील, विश्व की उच्चतम मीठे पानी की झील, लेक टीटीकाका। देखो व्हाइट कलर देखो ना, ये व्हाइट ना, व्हाइट का मतलब होता है बर्फ से दिखाया गया है जो जम जाती। विश्व की उच्चतम मीठे पानी की झील, हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर पड़ती है। और लेक दो तरह की होती हैं, एक तो खारे पानी की, नमकीन पानी की जिसे कह सकते हैं आप सलाइन, और दूसरी फ्रेश वाटर। तो ये हाईएस्ट फ्रेश वाटर है, ठीक है। ये पूछा जाता है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 2 कंट्रीज के बॉर्डर पे पड़ती है, वो कंट्री भी पूछ ले जाते हैं। आपको ऑप्शन ऐसे दे दिया जाता है सवाल कि भाई 2 ऑप्शन बना के जैसे लिखो क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन बोलता हूँ, विच अमोंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्री, विच अमोंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्री शेयर टिटिकाका लेक, निम्नलिखित में से किन देशों का समूह टिटिकाका झील को साझा करता है? ऑप्शन ए ब्राजील बोलीविया, 2 इक्वेडोर पेरू, 3 थर्ड ऑप्शन सी पेरू बोलीविया, डी बोलीविया पेराग्वे। तो ये सब आसपास ही दे देंगे ऐसे, डी बोलीविया पेराग्वे। तो कौन 2 कंट्री हैं?
नहीं, एटलस होने के बाद गलत देख रहे हो। पेरू और बोलीविया। आप इसको आप पॉलिटिकल मैप में देखिए, क्योंकि बाउंड्रीज पॉलिटिकल में होंगी ना, तो पॉलिटिकल में देखिए। तो पेरू और बोलीविया की बाउंड्री के ऊपर पड़ रही है ये आपकी लेक टीटीकाका, जो विश्व की सबसे उच्चतम आपकी फ्रेश वाटर लेक है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर रिपीट होता रहता है अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, एचसीएस में तो बहुत बार हो चुका है। और इसके अलावा अच्छा, कुछ और इसके अंदर फिजिकल मैप में देखने वाली बातें, नदियां देखते हैं पहले। तो एक बहुत बड़ी नदी आपको जो दिख रही होगी, यहां से जाती हुई ब्राजील में, ऐसे दिख रही है, ऐसे। और हमने इसको पॉलिटिकल मैप में भी पढ़ा कि मकप्पा मानस जिसके ऊपर है, मकप्पा इसके मुखाने पर है, नदी का क्या नाम है, अमेजोन। अमेजोन। तो ये क्या है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सबसे बड़ी, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड या अर्थ, पृथ्वी की सबसे बड़ी नदी। अब बड़ी का मतलब क्या हुआ, नहीं, लेंथ वाइज जब कहेंगे तो लंबी बोलेंगे। और वो कौन सी है, अगर मैं पूछूं कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, नील नदी। तो लेंथ वाइज लंबाई के अनुसार तो है आपकी नील नदी, किंतु लार्जेस्ट जब हमने कर दिया है, सबसे बड़ी का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर, जल का घनत्व, वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी का उसके अंदर आयतन कितना है, कितना पानी बह रहा है। जैसे इंडिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी कही जाएगी, गंगा, ठीक है। और क्योंकि और लॉन्गेस्ट भी वही कही जाएगी। हालांकि वैसे ब्रह्मपुत्र लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट है, पर वो इंडिया से आधी से ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा बाहर पड़ती है। तो ये दो अलग अलग सवाल हैं। मान लो अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर लाइज इन इंडिया, या विच इज द लार्जेस्ट रिवर लाइज इन इंडिया, और विच इज द रिवर विच कंप्लीटली लाइज इन इंडिया, दो अलग अलग बातें। कि ये नदी जो पूरी की पूरी भारत में ही पड़ती है, और वो सबसे बड़ी नदी है तो गंगा। किंतु अगर बोल दिया जाए हुगली वाली ब्रांच, गंगा वैसे बांग्लादेश में भी जाती है, पर बोल दिया जाए कि भाई वैसे इंडिया में आने वाली सबसे बड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र, पानी की दृष्टि से भी, जल वॉल्यूम ऑफ वाटर के एंगल से भी, और दूसरा आपकी लेंथ के एंगल से, ब्रह्मपुत्र इज फार लार्जर देन गंगा, ठीक है। तो और दूसरे रिवर देखते हैं, एक आपने यहाँ रिवर देखी थी थोड़ा समय पहले, टोकंटिस, दिख रही है। तो ये रिवर भी फेमस है, नाम याद रखना है, इसको मैच करवा लेते, पूरी ब्राजील में ही पड़ रही है, टोकंटिस। इसको तो लिखा भी था ना अभी, टोकंटिन्स। अच्छा, और यहाँ पर रिवर देखेंगे, एक और रिवर आपको कहीं दिखेगी, पराना, थोड़ा नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर अगर मैं मार करूँ तो ये रिवर है, दिख रही है, ऐसे, और फिर इधर हो जाती है ऐसे, इधर आगे गिरती है, ये नदी है पराना। पूरा इसके आपने एटलस को पूरा ये इसमें मार्क कर दीजिए, पेन से या जो भी है उससे, ऐसे ऐसे डार्क कर दीजिए, ये दिखे आपको, पराना। अब ये नदी जो है, आप इसको थोड़ा ढंग से देखिए, ये किन दो कंट्रीज के बीच में बाउंड्री बना रही है, नेचुरल बाउंड्री, प्राकृतिक सीमा बना रही है। जिसके साथ साथ चलते रहो, नदी के साथ साथ, हाँ देखिए, इधर से आ रही है। तो ये जो नदी आपको दिख रही है, ये है पराना। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऐसे इन दो कंट्रीज के बीच में बना रही है, पैराग्वे और ब्राजील के बीच में। फिर ये इधर चली गई, फिर ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं इसको, ऐसे चली गई। तो पैराग्वे और अर्जेंटीना की भी बाउंड्री के साथ साथ चल रही है, चल रही है कि नहीं, पैराग्वे और अर्जेंटीना की बाउंड्री के साथ चल रही है। फिर अर्जेंटीना में आ गई, और ये जा करके इसमें रियो डी ला प्लाटा उस में जा करके गिर जाती है झील के अंदर। तो ये दो देशों के समूह के बीच में बाउंड्री बना रही है, पैराग्वे ब्राजील, पैराग्वे और अर्जेंटीना, लिख लीजिए। पैराग्वे और अर्जेंटीना के बीच भी बाउंड्री बना रही है, सीमा बनाती है, पैराग्वे और ब्राजील इनके बीच भी सीमा बनाती है।
ठीक है। इस पेराग्वे रिवर के ऊपर, इसको देखो, एक बहुत फेमस वाटरफॉल है। दिख रहा है, लिखा होगा, फिजिकल में देखते हैं ये चीजें। इगूसू, इगूसू ऐसे ही नाम है, IGUSU, इगूसू वाटरफॉल। दिख रहा है? हम्म, हाँ, देखो ये रहा, इग्वाकू लिखा है। इगूसू या इग्वाकू प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, ऐसे लिखा हुआ। इग्वाकू वाटरफॉल, वाटरफॉल क्या बोलते हैं, जलप्रपात, है ना। तो इग्वाकू प्रपात लिखा होगा। तो इग्वाकू या इगूसू, ये जो वाटरफॉल है, ये कैसा है? इट इज द ब्रॉडेस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, ये लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे चौड़ा, बड़ा भी और चौड़ा भी, विश्व का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात, लार्जेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। सो ब्रॉडेस्ट मीन्स लेंथ, इज ब्रेथ वाइज, ऐसे बहुत इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, और छोटे छोटे कई जलप्रपातों से मिलके ये बना है, तो बहुत चौड़ा है। ये 3-4 किलोमीटर तक ऐसे चौड़ा, इतना चौड़ा इसकी है। 3-4 में नहीं, ऐसे क्यों बोला, क्योंकि वो वेरी करता है, बारिश के समय में ज्यादा चौड़ा हो जाता है, सूखता है जब थोड़ा कम हो जाता है। 3 से 4 किलोमीटर तक चौड़ा है। और लार्जेस्ट से क्या मतलब है, पानी जो गिरना है नीचे, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है। तो ये एक वाटरफॉल है इसके ऊपर पड़ने वाला, जो बहुत फेमस है, आपको याद रखना है। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पर एक और वाटरफॉल आपको वेनेजुएला में मिलेगा। देखो, एंजल वाटरफॉल, वेनेजुएला में, ANGEL, एंजल वाटरफॉल, मिल रहा है? ये क्या है? वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल, विश्व का उच्चतम जलप्रपात, सबसे हाईएस्ट। इंडिया का हाईएस्ट कौन सा है? जोगफाल, उसको पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, जोगफाल, सुगर सुप्पा या महात्मा गांधी भी कहा जाता है। तो वर्ल्ड का कौन सा? एंजल वाटरफॉल। और इसी के पास में एक नदी आप देख रहे होंगे, नदी का नाम है ओरिनोको। दिख रहा है? ओरिनोको। तो ये बहुत फेमस नदी है। और ये किसके लिए फेमस है? प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट, प्लेसर गोल्ड के लिए फेमस है। हिंदी में भी प्लेसर गोल्ड ही कहते हैं। प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट, ये क्या होता है? देखो, प्लेसर गोल्ड का मतलब होता है कि सोना नदी के पानी में मिलकर चल चल रहा हो। तो नदी के पानी में मिलकर चल रहा है, थोड़ा वो नीचे सेटल जाता है, तो नदी की रेत में सोना पाया जाता है। ऐसे सोने को कहते हैं प्लेसर गोल्ड। ऐसी विश्व में 3 ही नदियां हैं। वैसे छोटी तो बहुत हैं, छोटी छोटी, पर बड़ी ऐसी 3 ही नदियां हैं। एक नदी ये है ओरिनोको, वेनेजुएला में पड़ने वाली। एक ऐसी दक्षिण अफ्रीका में पड़ती है, साउथ अफ्रीका में, उसका नाम है ओरेंगी। हालांकि ये स्पेलिंग ऑरेंज की जैसी है, पर इसको प्रोनाउंस किया जाता है ओरेंगी। एक इंडिया में है, क्या नाम है? पूरा भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, झारखंड वाले रीजन में पड़ती है। उसका नाम ही है, स्वर्ण से पड़ता है, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण से ही पड़ रहा है। तो स्वर्ण रेखा एक इंडिया की है। और ये 3 ही ऐसी नदी हैं, औरंगी साउथ अफ्रीका की, वेनेजुएला की ओरिनोको जो अभी आप देख रहे हैं, और इंडिया की स्वर्ण रेखा। ठीक है, ध्यान रहेगा। अच्छा, ये रिवर्स के बारे में हमने बात कर ली। अच्छा, अब कुछ और वर्ड्स इसके अंदर देखते हैं, फिजिकल मैप के अंदर जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहां पर आपको वेनेजुएला दिख रहा है,
वहीं पर कहीं बड़े बड़े शब्दों में लिखा होगा लानास। देखो यहां पर कहीं लिखा होना चाहिए LLANAS, लानास लिखा है। थोड़ा इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ एक शब्द लिखा होगा कंपोस, एक और शब्द लिखा होगा कटिंगा। इन शब्दों को ढूंढ लीजिए बीच कोने में। यहां पर थोड़ा देखेंगे तो एक शब्द लिखा होना चाहिए माटोग्रासो। MATTO, माटो ग्रासो, दिख रहा है। थोड़ा और नीचे की तरफ आना आएंगे तो एक और वर्ड मिलना चाहिए ग्रैन चेको, CHACO, मिला। थोड़ा और नीचे आएंगे इस लोकेशन में तो एक वर्ड मिलना चाहिए आपको पंपास, मिल रहे। ये सभी नाम इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है देखो, इनके अंदर ये जो आपको चार नाम दिख रहे हैं, लानास, वेनेजुएला, सामने आप देश भी लिखते जाइए, वेनेजुएला, कंपोज और कटिंगा, दोनों कहां पर है, ब्राजील। और तीसरा ये जो चौथा नाम है माटोग्रासो, ये कौन से देश में दिख रहा है, ब्राजील और पिरग्वे दोनों में आना चाहिए या पूरा ब्राजील में। ब्राजील में है। तो ये जो माटो ग्रासो दिख रहा है आपको, ये ब्राजील में है। और कंपोज कटिंगा भी, ये तीनों चारों ब्राजील में है। ये तीन ब्राजील में, एक वेनेजुएला में। तो ये क्या है, ये चार चीज, दीज आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ वर्ल्ड। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के नाम है। तो क्या मतलब हो गया, ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी पड़ते हैं और आपके शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी पड़ते हैं। शीतोष्ण वाले को बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रास। तो अंतर है दोनों के अंदर, वो हम बाद में पढ़ेंगे क्या अंतर है। अब यहाँ जो नीचे आपको वर्ड दिख रहा है ग्रैन चेको और दूसरा पंपास, ये दोनों क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, टेम्परेट ग्रासलैंड। तो पंपास तो आपको दिख रहा है अर्जेंटीना में है, और ये आपका ग्रैन चेको पैराग्वे और अर्जेंटीना, पैराग्वे और बोलीविया तीनों की बाउंड्री पे ही लगभग पड़ रहा है। पैराग्वे, अर्जेंटीना, बोलीविया तीनों की बाउंड्री पर है। पर ये पंपास केवल अर्जेंटीना में है। ये दोनों टेम्परेट ग्रासलैंड है। ऑस्ट्रेलिया में जो टेम्परेट ग्रासलैंड था उसका क्या नाम था, डॉन्स। दक्षिणी अमेरिका में उसका क्या नाम है, ग्रैंड चेको और पंपास। ये वर्ड आपको जरूर याद रखना है, पंपास। ग्रैंड चेको तो फिर भी नहीं पूछा जाता, पर ये पंपास को जरूर पूछा जाता है, अर्जेंटीना में पड़ता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका साउथ अमेरिका के बारे में। देखो हाँ, ये इनको निशान लगा लो, मिल रहे ना, माटो ग्रासो का पठार लिखा हुआ। अच्छा, ऐसे ही एक वर्ड और आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका में, जहां अमेजोन नदी आपने देखी थी, वहां बड़े बड़े शब्दों में लिखा होगा सेल्वास, लिखा है, देखो लिखा हुआ सेल्वास। तो ये सेल्वास क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाहरित वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, सदाहरित वन। तो दक्षिणी अमेरिका के सदाहरित वन को सेल्वास कहा जाता है, और इनको अमेजोन वन भी कहा जाता है, अमेजोन फॉरेस्ट भी कहते हैं। और यही जो फॉरेस्ट, अमेजोन फॉरेस्ट या जो सेल्वास जिसको कहा जा रहा है, इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के फेफड़े। क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 40 से 60% तक आपकी जो
ऑक्सीजन है विश्व की, पूरी दुनिया की, वो इन्हीं वन से निकलती। तो इतने घने हैं, इतने बड़े वन हैं ये। ठीक है, तो ये है आपका सारा साउथ अमेरिका के बारे में। हो गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। जो मेन मेन बातें पूछने वाली हैं वो मैं सवाल पूछता हूँ आपसे। तो भाई एक तो हाईएस्ट पीक बताओ साउथ अमेरिका की। अकांकागुआ। ऑस्ट्रेलिया की क्या थी? कुसेस्को। अकांकागुआ किस कंट्री में पड़ती? देखो बाउंड्री पर है, चिली अर्जेंटीना, ध्यान से देखो, चिली अर्जेंटीना की बाउंड्री पर है। अच्छा वो ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे लाइन है साउथ अमेरिका की, वो किन दो कंट्री से पास होती है? चिली और अर्जेंटीना। मान लो आप उस ट्रेन में बैठे हो, और जैसे ही वो उस पलाटा दर्रे को क्रॉस करेगी, पास करेगी, तो दूसरे देश में चली जाएगी। अर्जेंटीना में वो उधर की तरफ चले गए तो चिली में, चिली से इधर आ गए तो अर्जेंटीना, तो देश चेंज हो गया ना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइग्रेशन। क्या कहते हैं इसको? माइग्रेशन, पलायन, माइग्रेशन। तो ये पूछ लेते हैं कभी कभी इस सवाल को इस तरीके से घुमा करके, कि दो देशों का ऐसा ग्रुप बना देते, समूह बना देते हैं, और पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से वो देश हैं जिसके अंदर दैनिक पलायन सबसे ज्यादा होता है, डेली माइग्रेशन लार्जेस्ट होता है। जैसे आपको दे देंगे इंडिया, बांग्लादेश, मैक्सिको, अमेरिका, यूएसए, और एक ग्रुप दिया जाएगा जहाँ चिली, अर्जेंटीना। तो यही क्योंकि ट्रेन बदलते ही आपने माइग्रेट कर दिया दूसरे कंट्री के अंदर, नहीं कर दिया? तो ये ऐसे सवाल आ जाता है, तो इसीलिए इस सवाल को पूछने का तरीका अलग अलग तरीके से है, वही बात ये ध्यान रखना। अच्छा, जो साउथ अमेरिका के अंदर जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसका क्या नाम है? पंपास। वैसे ग्रैंड चेको भी एक है, पर पंपास ही याद रखना है। जिसको क्या कहते हैं, व्हीट क्रिसेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। वहां दो शहर हैं, उनके बीच का पड़ने वाला क्षेत्र, रोज भाइया ब्लैंका टू रोजारियो। ठीक है। कॉफी एक्सपोर्टिंग पोर्ट कौन सा है ब्राजील का? ये वर्ल्ड का ही, सेंटोस, या साओ पोलो। साओ पोलो याद रखिए, सेंटोस सवाल में नहीं दिया जाएगा, साओ पोलो दिया जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध का जनसंख्या घनत्व वाला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला एग्लूमरेशन जिसको कहते हैं, रियो डी जेनरो। ठीक है। टूरिस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, साल्वाडोर। रबर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, मकप्पा। ठीक है। अच्छा और एक बेल्हेम भी लिखा आपने ना, वो जो उसके माउथ को, बेल्हेम को क्या कहते हैं? शुगर केन एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। लिख लीजिए, नहीं लिखा है तो। बेल्हेम, जो एक आपने शहर लिखा था पहले, तो कंटिस नदी के मुखाने पर, माउथ के ऊपर, बेल्हेम, इसको शुगर केन एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। तो ब्राजील जो देश है, तीन चीजों के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक आपका रबड़ हो गया, एक शुगर केन हो गया, और तीसरा कॉफी हो गया। देखो वो पॉलिटिकल मैप में मिलेगा। और यहाँ पर ये नदी दिख रही है टोकंटिस, इसके माउथ पर देखो, बेल्हेम। क्लियर? अच्छा, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका, रियो डी ला प्लाटा। हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, कोटोपैक्सी। हाईएस्ट डोरमेंट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, चिम्बोराजी। रियो डी ला प्लाटा, यहाँ जगह है ना वो दोनों कंट्रीज के बीच में, यूरुग्वे और अर्जेंटीना के। ठीक है। प्रोडेस्ट वाटरफॉल किस रिवर पे पड़ता है? ब्रोडेस्ट वाटरफॉल, सबसे चौड़ा जलप्रपात, किस नदी पर पड़ता है? उसका नाम है इग्वासू या इगूसू, और रिवर का नाम है, रिवर का नाम अभी रिवर पढ़े नहीं थे? इगूसू तो वाटरफॉल का नाम है, किस रिवर के ऊपर है? हुँ? नहीं, अभी तो पढ़ा हमने, पराना, पराना रिवर के ऊपर। पराना रिवर किन किन कंट्रीज के बीच में बॉर्डर बनाती है? अर्जेंटीना और पेराग्वे, पेराग्वे और ब्राजील। ठीक है, ब्राजील और पेराग्वे, अर्जेंटीना और पेराग्वे, दोनों के भी ऐसे ग्रुपिंग। अच्छा, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर आपने देखा था, आटाकामा।
ऐसे नीचे की तरफ आओ, यहाँ भी एक डेजर्ट का नाम लिखा हुआ है, पेंटागोनिया। निशान लगा लो उस नाम को, पेंटागोनिया। ये भी सवाल पूछ लेते हैं। पर ये कैसा है, शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है। अटाकामा हॉट डेजर्ट है। देखो इस बात को मैं आपको यहीं बता देता हूँ, डेजर्ट क्या होता है क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, जलवायु विज्ञान के अंदर। डेजर्ट उस एरिया को कहा जाता है जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षावृष्टि होती हो। एनुअल रेंज है ये, 25 सेंटीमीटर से कम एनुअल रेंज ऑफ रेनफॉल होती हो, ऐसे क्षेत्र को कहते हैं डेजर्ट, मरुस्थल। हाँ देखो, अब ये अच्छी बात है, ये पूछ लेते कि भाई कैसे भाई इसको नापा जाता है। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई दिल्ली में कैसे कह सकते हैं कि 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। वैसे गांव में तो कहते हैं कि भाई 1 उंगल बारिश से 2 उंगल बारिश से, ऐसे किसी अलग अलग तरीके होते हैं। तो गांव में तो कैसे करते हैं लोग बाग, खेत में मिट्टी में ऐसे हाथ देते हैं, तो देख लेते हैं भाई कितना गिल्ली हुई है, हाँ नमी है, उसी हिसाब से। अब यहाँ कैसे किया जाता है क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, या साइंटिस्ट कैसे करते हैं, एक गिलास ले लेते हैं, उसको बोलते हैं केमिस्ट्री में बीकर, उसके ऊपर वो नहीं लगा रहता है। तो आपने अगर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करे होंगे लेबोरेटरी में, उसके ऊपर स्केल लगा रहता है। अगर उस बीकर को बाहर रख दिया जाए, बाहर रख दिया जाए और वर्षा वृष्टि हुई, वर्षा वृष्टि हुई और मान लो 1 घंटा हुई, तो 1 घंटा में उसके अंदर कितना पानी आ गया। मान लो उसके अंदर 2 सेंटीमीटर तक पानी इकट्ठा हो, बूंद बूंद गिर के हो सकता है, 2 सेंटीमीटर हो गया, तो उसको कह देते हैं कि भाई 1 घंटे के अंदर 2 सेंटीमीटर हुआ। कभी तेज होती है, कभी धीरे होती है, ऐसे भी फर्क पड़ता है ना। तो अगर मान लो 4 घंटा बारिश हुई है, पूरे दिन का एवरेज निकाल देते हैं कि भाई इतने सेंटीमीटर वर्षा वृष्टि हुई, ऐसे साल का निकाल देते हैं। तो एक ऐसे बीकर को जब जब बारिश होती है बाहर रख देते हैं, नाप लेते हैं। ठीक है, ऐसे पता लगाया जाता है। तो दिल्ली में 75 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है आपकी, और जहां 25 से कम होगी तो मरुस्थल बन गया। 25 से 50 के बीच में है तो उसको अर्ध मरुस्थल कहते हैं, सेमी डेजर्ट या एरिड शुष्क। मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दुनिया का? हाँ सहारा, आंसर है सहारा। क्या सहारा ही है? सहारा नहीं है। देखो मरुस्थल जो है वो जब इस पैमाने से देखा जा रहा है, तो दो तरह के मरुस्थल होते हैं। एक को कहते हैं कोल्ड डेजर्ट, एक को कहते हैं हॉट डेजर्ट, शीत मरुस्थल। और दूसरा कैसा है आपका, हॉट डेजर्ट। ठीक है। तो जो हॉट डेजर्ट होता है ये फिर से दो तरह का होता है। एक होता है सैंडी डेजर्ट, रेतीला मरुस्थल। एक होता है रोकी डेजर्ट, पथरीला मरुस्थल। हालांकि क्राइटेरिया यही रहना चाहिए। अब जो सैंडी डेजर्ट होता है उसको ज्योग्राफी के अंदर क्या कहा जाता है, या मीटरोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी में क्या कहते हैं, अर्ग। ये नाम याद रखना आपको, सैंडी नहीं बोलेंगे, अर्ग बोला जाएगा। अर्ग का मतलब ये है रेतीला मरुस्थल। और रोकी का मतलब, रोकी डेजर्ट को कहते हैं रेग, या दूसरा भी नाम दिया जाता है हमादा। रेग और हमादा, ये कहते हैं रोकी डेजर्ट को। ठीक है। तो अब मुझसे बताइए कि सहारा कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है, पर इस कैटेगरी में वो कोल्ड है कि हॉट है, पहले तो ये क्लियर करिए। हॉट है। और सहारा से बड़ा भी कोई कोल्ड मरुस्थल होगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल है, पर वो कैसा है, शीत मरुस्थल है। कहें कि वर्ल्ड का हॉट डेजर्ट लार्जेस्ट कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका में पड़ता है। पढ़ेंगे अफ्रीका के मैप के साथ। और ये कैसा है, एक रोकी मरुस्थल है, पथरीला हमादा है ये, रेग है। जब हम सैंडी डेजर्ट की बात करते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सैंडी डेजर्ट कौन सा है, अर्ग कौन सा है, तो उसका नाम है रुब अल खली। वर्ल्ड का सबसे बड़ा अ, रेतीला मरुस्थल है, सैंडी डेजर्ट है, अर्ग है। ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है, सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में। इसको पढ़ेंगे उस जगह पर, जब मैप में पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत फेमस एक ट्राइब भी मिलती है रूबल कली में, अलबदिया या बेदुइन्स भी कहते हैं उनको, है ना, वहाँ पढ़ेंगे सब जाके। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अटाकामा क्या है, एक हॉट डेजर्ट है, पर पेंटागोनिया क्या है, एक
कोल्ड डेजर्ट है। तो साउथ अमेरिका में दो मरुस्थल बड़े फेमस है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हो गया इतना साउथ अमेरिका। अब चलते हैं सेंट्रल अमेरिका पे। इसका भी एक छोटा सा मैप दे रखा होगा, दिया है ना। सेंट्रल, तो इसके अंदर कोई विशेष बात नहीं है। जो सवाल आने वाला है वो क्या आता है, यहाँ दो छोटे छोटे आपको कंट्री दिख रहे होंगे। वैसे तो बहुत है, होंडुरस, निकरागुआ, बेलीज और ये सब चीजें, है ना, छोटे छोटे बहुत कंट्रीज हैं। पर यहाँ पर एक नीचे कंट्री है, सबसे नीचे दक्षिण अमेरिका से लगेगा, उसका नाम है पनामा। दिख रहा है। तो यहाँ ये इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पर एक नहर बना दी गई है, उसको कहते हैं पनामा कैनाल, पनामा नहर। और ये पनामा कैनाल जो किन दो ओशियंस को कनेक्ट करेगी, इसका मतलब इसके इधर कौन सा पड़ता है, अटलांटिक, और इधर कौन सा पड़ता है, पैसिफिक या प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ये याद रखना है, पनामा कैनाल प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है। एक तो इसमें ये सवाल पूछ लिया जाता है। एक दूसरा जो यहाँ पर सवाल पूछ लिया जाता है, अगर यहाँ पर पढ़ने वाले सभी कंट्रीज को अगर आप नजदीक से देखेंगे तो वो दोनों की बाउंड्री पर लग रहे हैं। जैसे यहाँ पर होंडुरस है तो वो उसका वेस्टर्न कोस्ट जो है प्रशांत महासागर को छू रहा है, ईस्टर्न कोस्ट अटलांटिक को छू रहा है। ऐसे ही है? सभी कंट्रीज को देखिए ध्यान से, दोनों ओशियंस को टच कर रहे हैं, है ना ऐसा, केवल दो कंट्रीज को छोड़ के। सभी कंट्रीज जो हैं दे ऑल शेयर द मैरीटाइम बाउंड्री विद बोथ पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन एक्सेप्ट टू कंट्रीज। गिव मी द नेम ऑफ दीज टू कंट्रीज। देखो इसको अच्छे से, फिर नाम बताओ। नहीं, होंडुरस को ढंग से देखो, दोनों को टच कर रहा है। नहीं, उसको भी ढंग से देखिए। देखो ये दो कंट्रीज के नाम ढूंढिए, एक का नाम है बिलीज, एक का नाम है सेन सेल्वाडोर। बहुत छोटे छोटे से दे रखे होंगे, मिल गए। ये देखो बिलीज, और इधर की तरफ कहीं है सेन सेल्वाडोर। इधर है बिलीज, इधर है सेन सेल्वाडोर, ऐसे ही ना। तो ये भी याद रखना है, जो बिलीज देश है वो किसको छू रहा है, अटलांटिक को, और सेन सेल्वाडोर पैसिफिक को। तो अल्फाबेटिकली याद रखना है, ए बी, ए फॉर अटलांटिक, बी फॉर बिलीज। एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, है ना। ए बी अल्फाबेटिक याद रखना, ए फॉर अटलांटिक, बी फॉर बिलीज। तो बिलीज किसको छूता है, अटलांटिक को। तो सेल सेल्वाडोर किसके लिए बच गया, प्रशांत महासागर के लिए, पैसिफिक के लिए। और बाकी जो देश हैं वो सभी दोनों को छूते हैं। तो ये सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बाकी सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल सॉरी सेंट्रल अमेरिका में, मध्य अमेरिका में और कुछ पूछने लायक सवाल नहीं है। थोड़ा ऊपर चलते हैं तो आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे नीचे दिख रहा है आपको मैक्सिको। तीन कंट्री आप देख रहे हैं बड़े बड़े, मैक्सिको, यूएसए, कनाडा। नॉर्थ अमेरिका के मैप में देखो, तो यूएसए कनाडा को तो टाइम लगेगा, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पर मैक्सिको को देखो, जो इधर नीचे कंट्री आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना मैक्सिको, बड़ा सारा। ये साउथ है, नॉर्थ अमेरिका निकालो। हाँ, ये तो यूएसए का अलग से दिया हुआ है, और उधर बड़े वाला निकाल के देखो। हाँ, ये पॉलिटिकल है। मैक्सिको दिख रहा है नीचे। हम्म, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऊपर कनाडा, तीन है। अच्छा, जो ग्रीनलैंड है ऊपर ऊपर, वो ग्रीनलैंड भी यहाँ पर जो आपको ऐसे एक आइलैंड दिखेगा, वो भी इसी का पार्ट है। पर वो कौन से कंट्री के अंदर है,
कंट्री का नाम लिखा होगा ना ग्रीनलैंड के बीच में या ब्रैकेट में, डेनमार्क। तो डेनमार्क जो है वो यूरोप में पड़ता है, पर उस ग्रीनलैंड अभी भी उसी की टेरिटरी, उसी की टेरिटरी। तो डेनमार्क दोनों में पड़ता है, यूरोप में भी पड़ता है और नॉर्थ अमेरिका में भी पड़ता है। तो ये जो मैक्सिको आप नीचे देख रहे हैं, मैक्सिको के अंदर एक तो इसकी राजधानी देख रहे हैं मैक्सिको सिटी, पर उसने उस एक और सिटी वहां पर ढूंढी है मैक्सिको में, बिल्कुल बीचों बीच या कहीं आसपास होना चाहिए। उसका नाम है, देखिए, चिहाहुआवा, ऐसे नाम है, चिहाहुआवा। मिल गया, निशान लगा लो। लार्जेस्ट सिल्वर माइनिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ये सवाल पूछे जाने वाले हैं। लार्जेस्ट सिल्वर माइनिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक केंद्र। तो चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आपका मैक्सिको। लार्जेस्ट सिल्वर माइनिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा चांदी उत्पादन केंद्र। ठीक है। कॉपर माइनिंग कौन सा था वर्ल्ड का सबसे बड़ा? चलो कंट्री बताओ, किस कंट्री में था? वो कंटिनेंट हो गया, चिली में। बड़ी बड़ा अजीब सा नाम है, बड़ा सा नाम है, वो वहां आते ही सामने याद आ जाएगा, पर नाम है उसका चिक्वाको माटा। सी फॉर कॉपर, सी फॉर चिक्वाको माटा। और बॉक्साइट के लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर ऑस्ट्रेलिया में है, क्या नाम है? वियप्पा। क्या नाम है? वियप्पा। ठीक है। तो ये सब है आपके सेंट्रल अमेरिका के बारे में। ऐसे धीरे 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 और शहर आते जाएंगे, कोई जिंक के लिए सबसे बड़ा है, कोई टिन के लिए है, तो आते जाएंगे धीरे धीरे। अब वो बाकी चीजें हम अब अगले लेक्चर में करते हैं। नॉर्थ अमेरिका का बचा हुआ